ओके। सो नाउ अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था दैट इंक्लूडेड कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, एंड देन उसके बाद हमने वेरियस थियरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा जिसमें हम देखा कि कैसे सबसे पहले लेमार्क ने कहा कि एवोल्यूशन कैसे आया था। लेमार्क के बाद डार्विन आया, डार्विन के बाद स्टेबन्स आया, स्टेबन्स के बाद जो है फाइनली हमारे पास जो थ्योरी थी दैट वाज द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट वाज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। और उसके बाद जो है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग आए जिन्होंने ये कहा कि हम बताएंगे कि एवोल्यूशन किस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन आता है और किस में नहीं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हर एक पॉपुलेशन जो है वो एवोल्यूशन वो जो है दैट इज इन जेनेटिक इन इक्विलिब्रियम, वहाँ पे जो है जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन की वो टाइम बीइंगली चेंज होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन जो जेनेटिक इन इक्विलिब्रियम में है एंड वहाँ पे जो एवोल्यूशन होता रहता है। नाउ वी आर एट द पॉइंट जहाँ पे हमें देखना है कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है। बेसिकली लोग कहते हैं कि हर कोई कहता है कि एवोल्यूशन आया है, बदलाव आया है, पहले जमाने में लोग कुछ और थे, एनिमल्स में बदलाव आया है, ह्यूमन बींग्स में बदलाव आया है, उनके फिजिकल फीचर्स में, उनके मेंटल हेल्थ में, हर एक चीज में बदलाव आया है। फिर चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी हायर या लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बट नाउ एज यू नो कि कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रूफ, हमारे पास एक प्रूफ होना जरूरी है जिसकी वजह से हम बता सके कि नहीं जो बात हम जबानी बोल रहे हैं, हम अपनी वर्ड्स में उनको आर्ग्यू कर रहे हैं, हमारे पास उनका एविडेंस भी है। वैसे ही जब नेचुरलिस्ट ने कहा कि एवोल्यूशन आया है एंड ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द एप्स, एप्स में चेंजेस आए हैं, एस्ट्रोलोपैथिकस बना, रेमापैथिकस बना, उसके बाद होमिनिड्स आए, उसके बाद होमोसैपियंस आए। तो इन सब चीजों का उन्होंने एविडेंस दिया कि अब डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज, आई मीन डिफरेंट नेचुरलिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके लिए भी एविडेंसेस दिए लोगों को कि ये देखो पहले जमाने में ऐसी था, हमारे पास प्रूफ है, एंड नाउ प्रेजेंट में इस प्रजाति का या इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ये वाला जो है ये वाली स्पीशी हमें मिलती है। सो बेसिकली हर एक चीज का एविडेंस होना जरूरी है जिससे आप अपनी बात को, जो आप अपनी बात रफली कैसे कह रहे हो, उन बात को प्रूव कर सको। वैसे ही नाउ वी आर एट द वर्ड जहाँ पे हमें एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी एविडेंसेस है जो एवोल्यूशन, जो प्रूव करते हैं कि हाँ जी एवोल्यूशन आया है। सबसे पहला एविडेंस जो है हमारा दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एवोल्यूशन कि कैसे लोगों की फिजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स में क्या आया है बदलाव। दूसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, देन देयर इज अ पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और उसके बाद है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। सो बेसिकली ये वो वाले एविडेंसेस है जो क्या करते हैं, जो प्रूव करते हैं कि एवोल्यूशन आया है, दैट प्रूव कि एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन आया है। नाउ सबसे पहला है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। स्टडी, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी प्लांट, फिर चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, बी दैट एनी प्लांट और एनिमल, जब आप उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करोगे या जब आप उनकी एनाटॉमी के बारे में स्टडी करोगे कि आप देखोगे कि उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में कैसी चेंजेस आई हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, तो तब जाके उस स्टडी को हम टैक्टोलॉजी कहते हैं। सो व्हेन एवर अ पर्सन इज डूइंग द स्टडी ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, तो हम कहेंगे उस स्टडी को हम टैक्टोलॉजी कहते हैं। नाउ वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस के सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कैसे पहले एक सेल होती है, एक लिविंग सेल होती है, फिर वो लिविंग सेल क्या करती है, देन दैट लिविंग सेल जो है वो कंबाइन होके बनाती है टिश्यू। एज यू ऑल नो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर उस टिश्यू से बनता है ऑर्गन।
यानी जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं, जब कंबाइन क्या होते हैं टिश्यूज, तो वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं ऑर्गन, और फिर जब वेरियस ऑर्गन्स कंबाइन होते दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। नाउ इफ वी कम टू द क्लासिफिकेशन चैप्टर, जब आपने क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें सबसे पहला ऑर्गेनिज्म हम पॉरीफेरा पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉरीफेरा जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गन, ये सिंगल सेल्ड ये क्या है, इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी ये वो वाला ऑर्गेनिज्म है जिस जो मैक्सिमम बना है अप टू 50 सेल्स, यानी इसमें कोई टिश्यू नहीं है, इसमें कोई ऑर्गन नहीं है, इसमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया सबसे पहले एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरीज ने कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स पहले ऐसे थे जो खाली सेल्स के बने, उसके बाद पॉरीफेरा, नाइडेरिया, सेटिनोफोरा वो सारे आए, और उनमें क्या थी, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी उनमें टिश्यूज बने थे, वो खाली सेल के नहीं बने होते थे, उनमें टिश्यूज भी थे। और उनके बाद जब हायर एनिमल्स पे जब प्लेटिहेल्मिन थी, रेस्कीहेल्मिन थी, उनमें आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स डेवलप होने लगे। और उनके बाद जब हम पढ़ते हैं उनके बाद जब हम कॉर्डेट्स वगैरह पढ़ते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते, तो हम देखते हैं कि उनमें ऑर्गन सिस्टम्स भी है। सो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले एविडेंस जो नेचुरलिस्ट ने दिया एवोल्यूशन का, वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि कैसे बदलाव आया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने, फिर उनसे जो टिश्यू लेवल आई, उनके बाद जो ऑर्गन लेवल आई, उनके बाद जो ऑर्गन सिस्टम लेवल आई। तो सबसे पहले एविडेंस उन्होंने एवोल्यूशन का यही दिया कि कैसे जो है ऑर्गेनिजम्स में बदलाव होने लगा, कैसे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स ऑरिजिनेट हुए। उसके बाद है ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। फिर जैसे इन ऑर्गेनिजम्स में कैसे मॉडिफिकेशन आई, जैसे ह्यूमन बींग्स पहले एप्स थे, देवर एप्स, और तो उनमें उतनी समझ नहीं थी, उनके फिजिकल फीचर्स उतने अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक मॉडर्न मैन, एक परफेक्ट, आई वुड से परफेक्ट, बट एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ, जो कि प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो उसमें मॉडिफिकेशंस आई, या एनिमल्स में मॉडिफिकेशन आई, लोअर ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन आई। देन द थर्ड वन इज होमोलोगस ऑर्गन्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना, ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स है, एनालॉगस ऑर्गन्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविज्म है, these four are the very important, क्योंकि अगर आप नीट के पेपर्स देखोगे इनमें क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस आर फ्रॉम these four parts। 2019 का पेपर देखो, 2018 का देखो, 2020 का देखो, 2021 का देखो, you will find questions regarding you will find a question from this examiner ने ऐसे क्वेश्चन डाला होगा, which among the following is not an example of homologous organ, या उसने ऐसे क्वेश्चन बोला होगा which among the following is an example of analogous organs, या atavism की एग्जांपल बोली होगी, या pick up the correct option which shows the examples of vestigial organs। तो ऐसे क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है। So these four are very very important, and ये टेक्स्ट बुक ने भी मेंशन किए हैं, तो जिसका मतलब है this is very very important for your NEET perspective। सबसे पहले हम आएंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स अब होते क्या, बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिनमें सेम ओरिजिन होता है एंड स्ट्रक्चर होता है, बट वो डिफरेंट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एज पर एडेप्टेशन, एज पर डिफरेंट नीड्स। तो बेसिकली अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें, तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है। ओरिजिन यानी जिसका मतलब है कि एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम में या वो सेम ही टिश्यू से बने, या तो वो एक्टोडर्म से बने होंगे, या वो एंडोडर्म से बने होंगे, और दे हैव बी मेड ऑफ मेसोडर्म। जो 3 जर्म लेयर्स हमने पढ़ी थी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, these 3 germ layers give rise to the whole organ and organ system of human body। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो वाले होते हैं जिनका ओरिजिन तो सेम होता है, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म में भी एक्टोडर्म से बनेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी एक्टोडर्म से बनेंगे। अगर वो सेम ओरिजिन है, दैट मीन्स उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट व्हाट हैपन कि वो ऑर्गन्स जो है वो अलग जगहों पे अलग नीड के हिसाब से क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म। जैसे कि सबसे पहले homologous organs are also called homology, and the term was given Richard Owen।
Homologous organs are the classical examples of divergent evolution or adaptive radiations. What are these? इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे wings of birds, legs of horses, arms of animals, four legs of cheetah and flippers of whale. ये सारे क्या है? Examples of homologous organs. मतलब जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, हॉर्स की लेग्स है, आर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, या फोर लेग्स ऑफ चीता है, या फ्लिपर्स ऑफ व्हेल है, ये सारे ओरिजिन हुए हैं, ये सारे ओरिजिन हुए हैं फ्रॉम दिस सेम, they have been originated from this same tissue. ये सेम टिश्यू से ऑरिजिनेट हुए, ये सेम टिश्यू से ऑरिजिनेट हुए हैं, इनकी जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, एनाटॉमिकली इनकी जैसे ह्यूमन बींग्स की जो है लेग्स, वो आर्म्स वो किनकी बनी है? बोन्स की। बर्ड्स की विंग्स किनके बने हैं? बोन्स की। लेग्स ऑफ चीता बोन्स की, लेग्स ऑफ हॉर्स बोन्स की, सब कुछ बोन्स का ही बना है। दैट मीन्स इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबका सेम है, ये एक ही टिश्यू से बने। बट व्हाट हैपेंस कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स वो अपनी विंग्स को यूज करते हैं टू फ्लाई, जो हॉर्स है वो अपनी लेग्स को यूज करते हैं टू रन, ह्यूमन बींग्स जो वो आर्म्स को यूज करते टू डू द वर्क। दैट मीन्स ओरिजिन तो इन सब का सेम है, स्ट्रक्चर वाइज भी सारे सेम है, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंस इज कि इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने हिसाब से अपनी इस जो है ऑर्गन का यूज करते हैं जैसे उनकी जरूरत है। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। सो बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन्स याद रखना वो वाले ऑर्गन्स होते जिनका सेम ऑरिजिन होता है। दैट मीन्स उनका जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उनका सेम होता है, वो एक ही टिश्यू से ऑरिजिनेट हुए होते, स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, बट व्हाट दे डू, दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। सबसे पहली एग्जांपल है विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, लेग्स ऑफ हॉर्सेस हैं, आर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स या फोर लेग्स ऑफ चीता एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल है। ये सारे जो है ओरिजिनली ये सारी बोन्स एक ही टिश्यू से ऑरिजिनेट हुई हैं, बट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे फ्लिपर्स ऑफ व्हेल है, जो व्हेल के फ्लिपर्स, इफ दिस इज अ व्हेल यू माइट हैव सीन कि व्हेल के फ्लिपर्स ऐसे होते हैं, तो ये हेल्प करती है इसको स्विम करने में। बर्ड्स के विंग्स वो हेल्प करते हैं उसको फ्लाई करने में, और हमारी आर्म्स जो हमें डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्प करती है। सो बेसिकली दे आर ऑफ द सेम ओरिजिन बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। नाउ लेंग्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा, जैसे अलग अलग आर्थ्रोपोडा मीन्स इंसेक्ट्स, जैसे अलग अलग इंसेक्ट्स की जो लेग्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप सारे इंसेक्ट्स की जो लेग्स होंगी, ऑर्थ्रोपोड्स की लेग्स देखोगे, उनका ओरिजिन सेम होगा बट दे विल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। Now, mouth parts of arthropodas, pelvic fins of fishes. जो pelvic fish यानी आगे के fins होते हैं fishes के, वो if this is a fish, if this is a fish, जो इनके आगे वाले फिन्स, जिनकी यहाँ पे पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो, और जो माउथ पार्ट्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं वो क्या है? ऑफ सेम ओरिजिन बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। जैसे ऑर्थ्रोपोड्स के जो माउथ पार्ट्स है वो हेल्प, अगर मैं बटरफ्लाई की बात करूं और अगर मैं हनी बी की बात करूं, तो इनके माउथ पार्ट्स हेल्प करते हैं इनको टू सक नेक्टर। और अगर मैं फिन्स की बात करूं फिश की, दे हेल्प देम इन स्विमिंग, ये इनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ये इनको सिंक होने देते नहीं। नाउ अनदर एग्जांपल इज पेक्टोरल फिन्स ऑफ fishes, wings of birds and forelimbs of horses. Again, wings of birds they help them to fly, limbs of horses they इसको help करते हैं running, walking में,
और जो पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस है, अब इनमें क्या है, ओरिजिन इनका सेम, यानी इनके सेम टिश्यू से क्रिएट हुए हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। लेकिन आगे चल के जब ये ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट होता है तो इनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एज पर देयर नीड। जैसे बर्ड को फ्लाई करना है तो वो विंग्स को यूज करता है, फिश को स्विम करना है तो वो अपने पेक्टोरल फिन्स को यूज करती है, और हॉर्स को रन करना है या वॉक करना है तो वो अपनी फोर लिम्स को यूज करता है। Another example is pelvic fin of fishes and forelimbs of horses। ये एक ही जैसी बात है। Thorns and tendrils of Bougainvillea and cucurbita, ये दोनों प्लांट्स, अगर आप Bougainvillea देखोगे एक ऐसा बड़ा लीफ होता है जो अक्सर पानी में देखोगे, और यहाँ पे इसके जो है थॉर्न्स और टेंडल्स होते तो जो है थॉर्न्स और टेंडल्स है ब्रोगनवेलिया और कुकरबिटा के, ये जो है इनका सेम ओरिजिन है बट इनका डिफरेंट फंक्शन है। जैसे ब्रोगनवेलिया, इसको पानी में तैरना होता है, ये प्लांट जो है, ये लीफ जो है आपको सीधे पानी में तैरता हुआ नजर आएगा, तो अपने टेंडल्स अपने थॉर्न्स उस पर्पज के लिए यूज करता है। वाइलेस कुकरबिटा जो है ये एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो आप लोगों को लैंड पे देखने को मिलेगा, और इसके थॉर्न्स और इसके जो है टेंडल, इनका अपना फंक्शन होता है। इट मोस्टली हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। टेस्टिस एंड ओवरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है, अगर आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि टेस्टिस एंड ओरिजिन हमने पढ़ा था कि ये सेम टिश्यू से डेवलप होते हैं, बट दोनों का डिफरेंट फंक्शंस है। ये भी गोनैड है, ये भी गोनैड है। ये क्या डेवलप करते हैं, डेवलप करता है मेल गमीट, और ये डेवलप करता है फीमेल गमीट। दैट मीन्स दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों गोनैड्स एक, बट फर्क ये है कि जो ये टेस्टिस है इट इज प्रेजेंट इन मेल्स और इसका काम है टू डेवलप द मेल गमीट, और वैसे ही ओवरी जो फीमेल्स में प्रेजेंट है और इसका काम है टू डेवलप द फीमेल गमीट। तो ओरिजिन इनका सेम है बट इनका डिफरेंट फंक्शन है एज पर द नीड। एंड ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। सिंस ये कहा जाता है कि एप्स और ह्यूमन बींग्स, एप्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स हैं, ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स एप्स हैं, तो इनके बीच में जो ब्लड की सिमिलैरिटी है, स्पेशली RH फैक्टर, इसको हम पढ़ेंगे इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ह्यूमन ब्लड में, तो वो एप्स में भी देखा गया है, ह्यूमन बींग्स में भी देखा गया है। जो ब्लड के प्रोटीन्स ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट वही एप्स में भी प्रेजेंट है। अब बस फर्क ये है कि एप्स में अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ह्यूमन बींग्स में अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज दोनों का ओरिजिन सेम है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? हाय दीपिका, हाउ आर यू? इतना क्लियर हुआ? होमोलोगस ऑर्गन्स क्लियर हुआ, एग्जांपल्स क्लियर हुए। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। और इनके एग्जांपल्स याद रखने, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा व्हाट इज होमोलॉजी, एग्जामिनर पूछेगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, और व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजी, या which among the following is not an example of homology, pick the correct one, pick the wrong one, ऐसा वो सवाल पूछेगा। so इनकी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना। now homology क्लियर है, homologous organs क्लियर है everyone? Deepika, Malini, okay, Deepika couldn't join the class. What about Malini? Malini, Sara clear है? Is everything clear to you? Okay, now we will talk about the analogous organs. So basically analogous organs वो वाले organs होते हैं जिनका different origin होता है but they perform the same function, यानी they are opposite to the homology. They are opposite to homology. अगर मैं एनालॉगस की बात करूं तो दे आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एडेप्टिव कन्वर्जेंस।
जेंस। जैसे इसकी एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। सो बेसिकली अगर हम विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें तो बर्ड्स के बने होते हैं बोन्स के उनके विंग्स बने होते हैं बोन्स के और उन पे क्या होते हैं फेदर्स। वाइलेस अगर हम इंसेक्ट्स की विंग्स की बात करें तो वो स्केलेटन के बने होते हैं, वो काइटेनियस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से इंसेक्ट के विंग्स है वो। तो इनका ओरिजिन डिफरेंट है बट इनका फंक्शन क्या है, सेम। दे बोथ हेल्प इन फ्लाई। विंग्स भी हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में और इंसेक्ट्स के विंग्स भी करते हैं उनको हेल्प फ्लाई करने में। स्वीट पोटैटो एंड द सिंपल पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों कार्बोहाइड्रेट से बने, दोनों आर फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों को कुक करके खाया जाता है बट द थिंग इज कि दोनों की मॉडिफिकेशन अलग है। स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफाइड रूट होता है और वायलेस पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफाइड है। जब स्टेम की मॉडिफिकेशन है तो पोटैटो फॉर्म होता है और जब रूट्स की मॉडिफिकेशन होती है तब स्वीट पोटैटो फॉर्म होता है। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट द फंक्शन इज सेम है। तो दोनों फूड इरेबल फूड ही दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें फ्लिपर ऑफ पैंगुइन और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। फ्लिप अगर आपने पैंगुइन देखा होगा कभी तो उनके बाजू ऐसे होते हैं, पैंगुइन इज समवट लाइक दिस, इनकी ऐसी बाजुएं होती हैं। एंड अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन इज समवट लाइक दिस और उनके फ्लिपर्स ऐसे होते हैं लाइक। तो जो फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन है और फ्लिपर्स ऑफ पैंगुइन है इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। ये स्केलेटनस होते हैं और ये स्केल्स के बने होते हैं तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट द थिंग इज दैट कि दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो डॉल्फिन के फ्लिपर्स है वो डॉल्फिन को स्विम करने में हेल्प करते हैं और जो पैंगुइन के फ्लिपर्स है दे आल्सो हेल्प पैंगुइन टू स्विम। जब वो पानी में उतरते तो ये फ्लिपर्स इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। स्टिंग ऑफ हनी बी और स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियो। स्टिंग यानी जिसे डंक मारती है, जो हनी बीज का स्टिंग उनकी बैक पे प्रेजेंट होता है या स्कॉर्पियो का स्टिंग जो जहरीला अक्सर होता है जो उनकी टेल में प्रेजेंट होता है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। स्कॉर्पियन का स्टिंग का ओरिजिन डिफरेंट है, हनी बी का स्टिंग का ओरिजिन डिफरेंट है बट वन थिंग इज है कि दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट से। जब इनको एनिमी लगता है तो ये दोनों उस एनिमी के अंदर ये स्टिंग जो है इंजेक्ट करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट वन थिंग इज दैट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस। अगर ट्रंक ऑफ एलिफेंट की बात करें जिसको हम सूंड कहते हैं तो ट्रंक ऑफ एलिफेंट जो है इसका ओरिजिन डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीजों का बना है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के हैंड्स बोन्स के बने हैं। ये भी हेल्प करता है एलिफेंट को टू ईट द फूड या चीजें उठाने में और वैसे ही हमारे हैंड्स भी हमें हेल्प करते हैं। फिन्स ऑफ डॉग फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। दिस इज अगेन द एग्जांपल कि दोनों हेल्प फ्लिपर्स जो हेल्प करते हैं इनको क्या, टू स्विम। बट इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजी। Now the another thing is their vestigial organs. Vestigial organs वो वाले होते जो underdeveloped होते, non-functional होते. There are 100 vestigial organs present in human beings and important ones are. Analogy समझ आई मालिनी? Is it clear? Deepika Malini, analogy is clear to you? Deepika, is analogy clear to you as well? नाउ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो एक ह्यूमन बींग में प्रेजेंट तो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बींग बट दे आर नॉन फंक्शनल, यानी वो हमें फंक्शन करते नहीं। इनका फंक्शन जैसे हमारे पास अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो है वो रूमिनेंट्स में हेल्प करता है क्योंकि वो घास फूस खाते तो उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो भी ज्यादातर घास ही खाते थे, रॉ फूड खाते थे।
तो ये उनमें फंक्शनल था, लेकिन जितना जितना एडाप्टेशन हुआ, एवोल्यूशन आया, चेंजेस आई, उतना ज़्यादा लोगों के रहने में जो है उनके रहने सहने में, उनके खाने पीने में, सब में चेंजेस आई। वैसे ही जो ही लोगों का लिविंग वेज जो है वो बेटर होने लगा, व्हाट हैपेंड कि लिविंग बीइंग्स ने प्रॉपरली कुक्ड फूड खाते हैं, हम लोग रॉ नहीं खाते, और हम वही चीज़ें खाते हैं जो कि ईटेबल होती है, उनमें भी सिलेक्टिवली कुछ। तो जिसकी वजह से ये अपेंडिक्स जो है हमने हमने क्या बना, ये वेस्टिजियल बना। ये वर्निफॉर्म अपेंडिक्स हर एक की बॉडी में प्रेजेंट होता है, उनके कोलन के साथ अटैच्ड होता है, बट द थिंग इज दैट कि ये अपेंडिक्स जो हमें नॉन फंक्शनल, और कई बार कुछ लोगों में इसको रिमूव भी किया जाता है और इसका कोई फंक्शन होता नहीं है। सेगमेंटल शीट ऑफ एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन की मसल्स है उनमें ऐसी सेगमेंटेड शीट्स है जिनको हम सिक्स पैक्स एब्स वगैरह कहते हैं, तो वो भी हमें नॉन फंक्शनल है, बट दे आर प्रेजेंट, बट दे आर ऑफ नो यूज। अगर किसी के पास होते हैं तो व्हाट दे डू, दे जस्ट यूज इट फॉर देयर सेल्फ ओनली, उनका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। और जिनके पास एब्स ऐसे सेगमेंटेड एप्स नहीं होते, वो भी आराम से सरवाइव कर पाते हैं। देन देयर इज थर्ड मोलर टीथ, जिसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं, एंड कैनाइंस। बेसिकली कैनाइंस जो है ये अर्ली ह्यूमन बींग्स में ज्यादा डेवलप्ड थे। क्यों? क्योंकि वो रॉ मीट खाते थे, उनको वो जो है रॉ मीट खाते थे, जिसकी वजह से उनको फ्लैश को टेयर वगैरह करने में ये हेल्प करते थे। और अगर हम बात करें जैसे कोई वेजिटेरियन है या कोई वीगन है, उनमें ये कम्प्लीटली वेस्टिजियल है। क्यों? क्योंकि उन्हें मीट वगैरह खाना होता नहीं, उन्हें टीयरिंग ऑफ फ्लैश वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है। और अगर हम कोई नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वो मीट वगैरह खाता है, तो वो जो है इजीली उसको टीयर कर पाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली कुक्ड होते हैं। तो सो टू सम एक्सटेंट कैनाइंस भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। एंड द थर्ड मोलर टीथ, जिनको विजडम टूथ कहते हैं, जो सबसे एंड में आते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो वो भी वेस्टिजियल। अगर वो होते हैं किसी में तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं भी होंगे तब भी उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हेयर्स ऑन चेस्ट इन मेल्स, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मेल्स की बॉडी पे जो है वो ज्यादातर कवर्ड होती है विद हेयर्स, उनमें हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। अगर वो हेयर ग्रोथ होगी तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं भी होगी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द थर्ड लास्ट वन इज मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल, दे आर ऑफ नो यूज, दे आर प्रेजेंट देयर बट दे आर ऑफ नो यूज। Now the last one is atavism. Atavism का मतलब है reappearance of ancestral traits। जब कोई ऑर्गेनिज्म reappear करता है एंसेस्टर ट्रेट, यानी वो ऐसे ट्रेट्स शो करता है जो उनके एंसेस्टर्स में होते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को हम एटाविज्म कहते हैं। जैसे टेल इन न्यूबॉर्न बेबी, जब आप देखोगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब एक फीटस डेवलप हो रहा होता है मॉम में, तो उसमें एक टेल जैसा प्रोजेक्शन होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता विद डेवलपमेंट क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट। जो ही ये फीटस डेवलप होने लगता है, उसमें ये टेल जो है एक्सटिंक्ट होने लगती है। तो एवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उन्होंने इस चीज को भी एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो है लोगों के सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि अगर एवोल्यूशन नहीं आया होता तो अभी भी ह्यूमन बींग्स में ये टेल प्रेजेंट होती, एनिमल्स में ये टेल, ह्यूमन बींग्स में यहाँ जो है टेल प्रेजेंट होती। बट जो ही एवोल्यूशन आया तो ये टेल एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में ही, इस फीटस में जो ही ये डेवलप होता है, ये फुल फ्लेजेड एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फुल फ्लेजेड फीटस में डेवलप होता है। ये एक जो है आई मीन न्यूबॉर्न में डेवलप होता है, जो फिर सब्सिक्वेंट जिसकी डिलीवरी होती है, जब तक ये परफेक्टली डेवलप होता है तब तक ये टेल इसकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। The loin baby hairs present in is a par atavism. So basically जब एक एम्ब्रियो होता है फीटस लाइफ में, अगेन हम जाएंगे तो तब उस बच्चे की बॉडी पे जो है थिन हेयर लाइंस जो है वो उस हेयर लाइन से कवर्ड होते हैं। तो वो क्या है, और कभी कभार कुछ बच्चों में जब आप देखोगे जब वो बॉर्न भी होते हैं, उनमें ये हेयर एक्सटिंक्ट हो, मतलब फीटल लाइफ में हेयर खत्म हुए होते नहीं उनकी बॉडी में, तब भी प्रेजेंट होते। और कभी कभार ऐसा भी न्यूज में आया है कि बच्चा पैदा हुआ जिसकी बॉडी फुल्ली कवर्ड विद हेयर थी, ऐसी चीजें देखने को मिली है कई बार। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, जेनेटिकली इस बच्चे में चेंज आ गई होती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये हेयर इसके शेड होती नहीं है।
और ये फिर पैदा इन्हीं के साथ होता है। सो दिस इज अगेन अटाविज्म एडिशनल मेमोरी ग्लैंड्स। कभी कभार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी कभार जैसे कैट डॉग्स उनमें मल्टीपल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उनमें दो नहीं होते, उनमें 6-8 होते हैं। या ह्यूमन बींग्स में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनमें मल्टीपल मेमोरी ग्लैंड्स हो जाते हैं, वो जीन चेंज होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। एंड द सर्वाइकल वेस्टिबुलम, जो बेसिकली जो सर्वाइकल है एक ह्यूमन बींग्स की, उनमें सॉरी उनमें जो उनमें जो ये डेंट्स है, जिससे जो उनमें डेंट्स है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ atavism. Now, important or valid anatomical morphological evidences are homology and vestigial organs. Presence of vestigial organs is the morphological evidence. Most of the vestigial organs appear internally. तो याद रखना कि जो anatomical और morphological evidences हैं उनकी important example कौन सी, homologous and vestigial organs। और ये भी याद रखना कि जो vestigial organs है वो morphological evidences है, और सबसे ज्यादा morphological evidences जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो हमेशा इंटरनल बॉडी में ही देखने को मिली है, बाहर से आपको वेस्टिजियल ऑर्गन ज्यादातर देखने को मिलेंगी नहीं। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ our morphological and anatomical evidences. Now हम पहुंच गए दूसरे स्टेप पे, where we will study the embryological evidences. इतना क्लियर हुआ? अभी तक इतना क्लियर हुआ? इनकी एग्जाम्पल्स बस याद रखनी, एंड होमोलॉगस और एनालॉगस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो होमोलॉगस और एनालॉगस के एग्जाम्पल्स एक साथ देता है, फिर बोलता है इनमें से एक चूज करो, तो तब बहुत कंफ्यूजन होता है। या वो ऐसे भी पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस, चूज द करेक्ट वन, तो वो ऐसी चीजें भी पूछ सकता है। सो मेक श्योर कि आप उन सब में कंफ्यूज ना हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay. Now, embryological evidence. Study of formation and development of embryo is called embryology, जैसे हमने already पढ़ा है। And von Baer is considered as the father of the embryology. तो von Baer को father of the embryology कहा जाता है। Various embryological evidences are von Baer's law, biogenetic law, neoteny and retrogressive metamorphosis. तो ये जो है ये are the classical examples of embryological evidences. अब naturalists ने क्या किया, उन naturalists ने कहा कि इतना ही नहीं एविडेंस है ऑफ द एवोल्यूशन, बल्कि जो एक फीटस डेवलप होता है, एक बेबी डेवलप होता है, चाहे वो फिर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, तो वो भी जो है यूज किया उन्होंने एज एन एवोल्यूशन फॉर द एविडेंस। सबसे पहले जो है वॉन बेयर ने एक लॉ दिया, सबसे पहले वॉन बेयर ने एक लॉ दिया जिसका उसने नाम ही रखा वॉन बेयर्स लॉ, और वो ये कहता था दैट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक stages general characters appeared first followed by the specializing characters। तो वॉन बेयर ने ये कहा कि जब भी कोई बच्चा डेवलप हो रहा होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, तो वहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स यानी हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह जो जनरल ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वो सबसे पहले डेवलप होते हैं, फॉलोड बाय द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, यानी आंखों का कलर क्या होगा, बाल कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे, वो सारी चीजें बाद में डेवलप होती है, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स है वो सबसे पहले डेवलप होते हैं। और वॉन बेयर ने ये भी कहा दैट अर्ली एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स रिजेंबल मोर एंड मोर विद ईच अदर एज वी परसीव बैक इन देयर डेवलपमेंट। विद टाइम एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स began to differentiate from each other due to appearance of specialized traits responsible for their differentiation. Embryos recapitulate embryonic characters of their ancestors, that is, they follow paleogenesis। तो वॉन बेयर ने एक लॉ दिया जिसका नाम उसने वॉन बेयर्स लॉ रखा, और उसमें सबसे पहली बात उसने ये कही कि जब एक फीटल लाइफ होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, नॉट पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स बट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें जो है जनरल कैरेक्टर सबसे पहले अपेयर होते हैं, फॉलोड बाय द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, यानी जो उस ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर्स है, हार्ट डेवलप होना, किडनीज, लिवर, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हाथ पैर डेवलप होना, तो वो सारी चीजें सबसे पहले डेवलप होती है, और उनके बाद जो उस स्पीशी के स्पेशलाइज
ऑर्गन्स होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स पता होगा आप लोगों को, वर्टिब्रेट्स उन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ये अब हम क्लासिफिकेशन के टाइम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो वर्टिब्रेट्स है वो एक दूसरे से, चाहे कोई भी वर्टिब्रेट हो, कोई भी एनिमल का वर्टिब्रेट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, अब जो ये इनके एम्ब्रियोज है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिजेंबल, दे मीट रिजेंबल, दे लुक लाइक ईच अदर। जितना जितना हम डेवलपमेंट में उनके आगे जाएंगे, अगर आप देखोगे व्हेल, आप देखोगे सी हॉर्स, या कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, जब उनका फीटस डेवलप हो रहा होता है तब आप देखोगे कि उस फीटस की शेप जो है वो एक जैसी देखने को मिलेगी। वो परसीव करना मुश्किल होगा कि ये किस ऑर्गेनिज्म का फीटस है, ह्यूमन बींग्स का या किसी एनिमल का है। तो वॉन बियर ने सेम चीज कही कि जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं जितना जितना हम इनिशियल टाइम ऑफ डेवलपमेंट में जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब जाइगोट में सेल्स डिवाइड होती है फिर वो एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, तो सारे एम्ब्रियोज की शेप ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें डेवलप होती है तो वो जो है कम्प्लीटली अपनी शक्ल लेते हैं। जो डॉग के एम्ब्रियोज है वो डॉग की पपीज की शक्ल लेंगे, ह्यूमन बींग्स के बेबीज वो अपनी शक्ल लेंगे। तो वॉन पेयर ने भी इसी चीज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, और उसने ये भी कहा कि जितना जितना डेवलपमेंट आगे बढ़ती है एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में, जितनी जितनी एम्ब्रियोजेनिक लाइफ में जितनी जितनी डेवलपमेंट आगे बढ़ती है, जितना जितना फीटस डेवलप होता है उतना ज़्यादा जो है फिर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं। इनमें जब जो ही स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स जैसे ह्यूमन बींग्स में टांगे हाथ डेवलप होते हैं, या अगर हॉर्स का बेबी है तो उसमें जो है 4 लिम्स हैंड लिम्स डेवलप होंगी, अगर फिश है तो उसमें टेल वगैरह डेवलप होगी। तो उतना ज़्यादा जो है वो फिर आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं। कब डिफ्रेंशिएट हो, जब उनमें स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर होने लगते हैं। और उसने ये भी कहा कि एम्ब्रियो जो है वो रिकैप्चुलेट यानी वो कॉपी करता है एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स ऑफ देयर इंसेस्टर्स, यानी वो फाइलोजेनेसिस को फॉलो करता है। तो ये बात सबसे पहले वॉन बेयर ने कही। फिर उसके बाद दूसरा नेचुरलिस्ट है जिसका नाम अर्नेस्ट हैक्कल था, और उसने दूसरा लॉ थी जिसको हम बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, और इस थ्योरी को हम रिकैप्सुलेशन थ्योरी भी कहते हैं। पहले मुझे बताओ, इतना समझ आया एवरीवन? इज इट क्लियर? दीपिका, मालिनी, इज इट क्लियर? ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जामिनर सीधे जो एग्जाम्पल्स पूछता है। इवन अगर आप अपनी नीट के पेपर्स देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि एग्जामिनर ने इनमें से सीधे क्वेश्चंस पूछेंगे होंगे फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। ओके दीपिका, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? ओके, नाउ देयर इज बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ को जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और इसने इस बायोजेनेटिक लॉ का दूसरा नाम जो है रिकैप्सुलेशन थ्योरी भी रखा। उसमें इसने कहा ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वो कैसे डेवलप हो उसको हम ऑन्टोजेनी कहते हैं। वाइल जब हम किसी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म की तो उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो उसने कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म है यानी उनके डेवलप होने की हिस्ट्री जो है वो किसको रिपीट करती है, वो रिपीट करती है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, कि वो कैसे डेवलप हुए और फिर कैसे मॉडिफाई हुए। ये अर्नेस्ट हैकल ने अपने बायोजेनेटिक लॉ में कहा। और अर्नेस्ट ने ये भी कहा कि जो एम्ब्रियो है वो रिकैप्चुलेट करता है अडल्ट कैरेक्टर्स या ट्रेट्स ऑफ एंसेस्टर्स, दैट इज फॉर फाइल एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हैकल ने कहा कि नहीं जी, वॉन बेयर गलत कह रहा है। ये जो है जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, वो क्या कॉपी कर, वो अपने एंसेस्टर्स की उनके जो है अडल्ट ट्रेट्स
वो उनके अडल्ट ट्रेट्स को कॉपी करता है। यानी एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप होता है उसमें जो वहाँ पे फेजेस आते हैं डेवलपमेंट में या वो ट्रेट्स वहाँ पे शो करते हैं, वो कौन से ट्रेट्स कॉपी करते हैं, जो उनके एंसेस्टर्स के बड़े, जो उनके एंसेस्टर्स जब बड़े हो गए होते थे, अडल्ट हुए होते थे, उनमें जो ट्रेट्स होते थे वो वही ट्रेट्स जो है उनको ही रिजेंबल करते हैं, उन्हीं को रिकैप्चुलेट करते हैं, उनको ही को रिपीट करते हैं। एक्चुअली एम्ब्रियो रिपीट्स द एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स ऑफ एंसेस्टर्स। लेकिन जब वॉन बेयर ने लॉ दिया और इसको देखा भी गया प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि एम्ब्रियो जो है वो रिपीट करते हैं एम्ब्रियोजेनिक ट्रेट्स ऑफ एंसेस्टर्स। यानी जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो उनके फीटल लाइफ के टाइम ट्रेट्स थे, उनके एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स थे, वो जो प्रेजेंट एम्ब्रियो वो भी वही ट्रेट्स रिजेंबल करते हैं। इसलिए बायोजेनेटिक लॉ को खारिज कर दिया गया, क्योंकि जब एवोल्यूशन हुआ तब ब्लड वेसल्स पहले डेवलप हुई और तब जाके फिर हार्ट डेवलप हुआ। अगर आप देखोगे पोरिफेरा, नाइडेरिया, सेटेनोफोरा, प्लेटाहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, उनके बाद मोलस्कास है, एनेरेडा से, तो उनमें आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता कि सबसे पहले ब्लड वेसल्स डेवलप हुई। वहां पे ऑर्गेनिज्म से पहले ब्लड वेसल्स डेवलप हुई। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले सेल लेवल था ऑर्गेनिज्म में, फिर टिश्यू लेवल आया, फिर ऑर्गन लेवल आया और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आया। वैसे ही ब्लड क्या है वैसे एवोल्यूशन के टाइम ऑर्गेनिजम्स में, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें पहले ब्लड वेसल्स डेवलप हुए और उसके बाद ब्लड वेसल्स डेवलप होने के बाद ऑर्गन्स डेवलप हुए, यानी हार्ट डेवलप हुआ ऑर्गेनिजम्स में। तो इस बात ने और इस एविडेंस ने इस एवोल्यूशन, ये जो बायोजेनेटिक लॉ था, इसको डिस्कार्ड किया, क्योंकि जब एवोल्यूशन आया तब ऑर्गेनिजम्स में पहले ब्लड वेसल्स डेवलप हुई, उसके बाद हार्ट डेवलप हुआ। बट एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनिक में हार्ट पहले फॉर्म होता है, फॉलोड बाय द ब्लड वेसल्स। जब एक फीटस डेवलप होने लगता है तो उसमें सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स उसकी डेवलप होती है। इसीलिए जब इस चीज को देखा गया तो बायोजेनेटिक लॉ कम्प्लीटली फॉल्स था और उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। Now the last one is neoteny. जब retention of larval characters or traits is called as neoteny. जैसे all the larvae of amphibians respire through gills like fishes, but their adults respire through lungs or skin. जैसे नियोटेनी होता है जब एक लार्वा क्या करता है, ये जो है लार्वा जो है वो रिपीट करता है ट्रेट्स किनके, अपने। जब एक अडल्ट जो है वो रिपीट करता है ट्रेट्स ऑफ देयर लार्वा। जैसे सारे एम्फीबियंस के लार्वा किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, गिल्स, जैसे फिशेज है, बट जब उनके अडल्ट है वो रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स और स्किन, एक्सेप्ट एम्बिस्टोमा एंड लार्वा एक्सोलॉट एज वेल एज अडल्ट रेस्पायर थ्रू गिल्स। तो जब एक, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है, जब कोई भी एनिमल हो, चाहे फिश हो, छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, या इवन बर्ड्स, वो दे डू, वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं और फिर जब एग्स हैच होते तो वहाँ पे लार्वा निकलता है और फिर यही लार्वा ग्रो करके अडल्ट में फॉर्म होता है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो लार्वा होता है उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो ब्रीदिंग, ईटिंग, उसका वे ऑफ लिविंग वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द अडल्ट हुड। जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती है। बट कभी कभार कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है कि जो अडल्ट है वो जो है लार्वल ट्रेट्स को कॉपी करता है। यानी जैसे अगर उनका लार्वा गिल से जो है ब्रीथ कर रहा था तो अडल्ट भी गिल से ब्रीथ करेगा, अगर लार्वा स्किन से ब्रीथ कर रहा था तो अडल्ट भी स्किन से ब्रीथ करेगा। जब ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने लार्वल ट्रेट्स को कॉपी करता है, थ्रू आउट कैरी करता है, तो उसको हम नियोटेनी कहते हैं। जैसे एम्फीबियंस में सारे एम्फीबियंस क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स, जैसे फिशेस गिल्स करती है जब वो लार्वल स्टेज में होते, लेकिन जब वो एम्फीबियंस बड़े होते, अडल्ट स्टेज में होते, या तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते या तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते। लेकिन इनमें भी एग्जांपल्स है एम्बिस्टोमा। एम्बिस्टोमा एक एम्फीबियन है, जब वो लार्वल स्टेज में होता है उसके लार्वा को एक्सोलॉट कहते हैं। जब वो लार्वल स्टेज में होता है तब वो किसके थ्रू ब्रीथ करता है, गिल्स। लेकिन जब एम्बिस्टोमा बड़ा होता है, उसका लार्वा बड़ा होता है, तब भी वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पायर करता है। तो इस प्रोसेस को हम नियोटेनी कहते हैं। सो सिंपली नियोटेनी वो वाला प्रोसेस है जब अडल्ट जो है अडल्ट में जो है वो
लार्वल कैरेक्टर्स, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है लेकिन वो फिर भी अपने लार्वल कैरेक्टर्स को कॉपी फॉलो करता है, वो उनको चेंज करता नहीं, तो उस प्रोसेस को हम नियोटेनी कहते हैं। And this is again the evidences of evolution. Or then there is retrogressive metamorphosis. Retrogressive metamorphosis वो है जब adult जब fail होता है to provide the taxonomical position. आप लोगों को पता है जब भी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन होती है तो उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर जो है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके ट्रेड्स, फिजिकल फीचर्स, उस सब के अकॉर्डिंग जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस वो वाली कंडीशन है जब एक ऑर्गेनिज्म का अडल्ट, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हम ह्यूमन बींग्स हैं, जब हमारी क्लासिफिकेशन हुई तो हमें मैमल्स में डाला गया। मैमल्स में भी हमें कहा गया कि हम होमोसैपियंस, हमारा जीनस है, क्लास है, तो हमें होमोसैपियंस वाली कैटेगरी में डाला गया। दैट मीन्स जो ह्यूमन बींग है, हम इसके अडल्ट की बात करते हैं ना, हम कहते हैं बेबी ऑफ ह्यूमन बींग या अडल्ट ऑफ ह्यूमन बींग, वो होमोसैपियंस है तो बाकी सैपियंस नहीं। बट व्हाट हैपेंस कि कभी कभार जब किसी ऑर्गेनिज्म का अडल्ट जो है उसके ट्रेड्स इतने मिक्सिंग होते हैं कि उसको क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशी का अडल्ट वाला पार्ट, जो अडल्ट स्पीशी जो है वो उसको हेल्प नहीं कर पाता टू गेट अ टैक्सोनॉमिकल पोजीशन। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि हम उस स्पीशी का लार्वल कैरेक्टर देखते हैं, हम देखते हैं कि वो लार्वा स्टेज में कैसा था, क्या था, उसमें क्या ट्रेड्स थी, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं। और जब ऐसी कभी कभार नौबत आती है कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को, उसकी स्पीशी को अडल्ट होल्ड में टैक्सोनॉमिकल पोजीशंस नहीं दे पाते, हम उसकी लार्वा को देख के उनको टैक्सोनॉमिकल पोजीशन देते हैं, तो उस कंडीशन को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे यूमोर्निया, ये एक यूरोकॉर्डिएटा है, and Succulina, ये क्रस्टेशियन है। Study their etc. Study of their larvae provide their taxonomical position. That means जब Succulina adult होता है, जब Succulina क्या हो जाता है, adult, तो ये इसके कैरेक्टर्स इतने मिक्सिंग हो जाते हैं, ये इतने कैरेक्टर शो करता है कि इसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डालना मुश्किल हो जाता है। इसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाला नहीं गया, तो फिर क्या किया गया कि इस सक्युलिना का लार्वल स्टेज देखा गया कि इसका लार्वा कैसा है, और फिर उस लार्वा के ट्रेड्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया और उसको क्रस्टेशियंस में डाला गया। वैसे यूमोर्निया जो है, यूमोर्निया एडल्ट हुआ, इट बिकम डिफिकल्ट इसको क्लासिफाई करना कि कौन सी ग्रुप में इसको डाले, कौन सी फाइलम में इसको डाले। देन इसके लार्वा को स्टडी किया गया, और इसके लार्वा को जब स्टडी किया तो इसके ट्रेड्स जो है वो यूरोकॉर्डिएट से मैच हुए, तो इसको फिर यूरोकॉर्डिएटा में डाला गया। तो इस प्रोसेस को हम हेटेरोगेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। Now is it clear to everyone? Evidences of evolution clear हुआ? Evidences of evolution everyone clear हुआ? दीपिका, आपको एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्लियर हुआ? Dipika, any question? Malini, any question or any doubt? Sure. नियोटेनी का मतलब है सिंपली जब कोई अडल्ट जो है अपने लार्वल ट्रेड्स को कंटिन्यू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं ह्यूमन बींग्स की, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, जब हम चाइल्ड होते हैं, जब हम लार्वल स्टेज में होते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम आगे चल के चेंज करते हैं। अगर हम छोटे हैं, सो व्हाट वी डू इज, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक लाइफ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में
जो है हम लोग के ट्रेड्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो डिफरेंट होती है, लाइक वी डोंट ब्रीथ आवरसेल्फ, हम लोग ब्रीथ नहीं करते खुद, या हम लोग की जब छोटे होते हैं व्हेन वी आर यंग, वेरी यंग, सो व्हाट हैपेंस देन, हम लोग में टीथ नहीं होते, वी ओनली हैव मिल्क, और कुछ नहीं कंज्यूम कर पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में करते, लेकिन जो ही हम अडल्टहुड में आते हैं तो वो चीज़ें कंप्लीटली चेंज होती है, लाइक ग्रोविंग ऑफ टीथ, यू स्टार्ट ईटिंग, वैसी फिजिकल चेंजेस आ जाती है। जब अडल्ट होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स, ये जब यंग होता है नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती है, और फिर जब अडल्ट होता है तो बोन्स फ्यूज होती है, बोन्स का नंबर डिक्रीज होता है। नाउ व्हाट हैपेंस, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं उनमें क्या होता है, जब वो लार्वा स्टेज पे उनमें जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो ट्रेड्स को लेकर अडल्टहुड में भी आते हैं, यानी वो उन ट्रेड्स को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्फिस्टोमा, जब एम्फिस्टोमा लार्वा स्टेज में होता है ना, तो ये ब्रीथ किसके थ्रू करता है, गिल्स, और जब ये अडल्टहुड में आता है ये तब भी गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करता है, ये ब्रीदिंग अपना मैकेनिज्म चेंज करता नहीं। अदरवाइज जो एम्फीबियंस है वो लार्वा स्टेज में गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब वो अडल्ट होते हैं या तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं या तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते। जैसे फ्रॉग की एग्जाम्पल है, तब वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं या तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ, अगर फ्रॉग इसमें वाटर में तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, अगर फ्रॉग इस पे लैंड पे तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। लेकिन जब वो लार्वा होता है, जब वो कम्प्लीटली पानी में होता है, जब उसकी टेल होती है लार्वा स्टेज में, तब वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। दैट मीन उसमें चेंज आ गई, जब वो छोटा था तब वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता, लेकिन जब फ्रॉग बड़ा हो गया वो लंग्स और या तो फिर स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं वो ये ट्रेड्स अपने चेंज करते नहीं, अगर वो जैसे वो बचपन में होते बड़े होकर भी वो वैसे ही हो जाते हैं, वो अपने आप में चेंजेस लाते नहीं। तो इस प्रोसेस को हम नियोटेनी कहते हैं। सो बेसिकली नियोटेनी वो है जब अडल्ट में रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स आते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने लार्वल कैरेक्टर्स को लेके आगे जाता है, वो उनको चेंज करता नहीं, तो उस प्रोसेस को हम नियोटेनी कहते हैं। नाउ इज इट क्लियर दीपिका? सिंपली नियोटेनी मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बचपन के ट्रेड्स को लेकर अडल्टहुड में भी उन्हीं ट्रेड्स को फॉलो करता है। इन सिंपलर वर्ड्स, दीपिका इज इट क्लियर नाउ? ओके, एनी अदर डाउट और एनी अदर क्वेश्चन? इनके नोट्स बनाना मैं इसको अभी जो है अपलोड कर दूंगी नोट्स को। मेक श्योर आप अपने नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करके क्वेश्चंस करो। ओके।